आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने पिछली क्लास में क्या क्या देखा था जी। आइए जरा एक छोटा सा हमें रिकॉल ले लेते हैं। आइए जी, ये जो रिकॉल है बेटे, इसको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए हमें, क्योंकि पिछली क्लास तक का जितना भी काम करा होता है, किया होता है, वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे होते हैं। इसको बड़े ध्यान से सुनना। चैप्टर के अंदर, इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये चैप्टर जो है क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ईयर खत्म होने पर। हर ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, और उनके अंदर लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, और उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इस चैप्टर में ये बात सिखाई जा रही है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन नाम है इसका। क्या नाम है बोलो? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है। अगली बात बेटा, अब यहाँ पर वैल्यूएशन में हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, एक है कॉस्ट और एक है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्योंकि वैल्यूएशन का एक ही तरीका है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। क्या मतलब सर? देखो बेटे, जस्ट पिछली क्लास में हमने एक बात सीखी थी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे की जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि बेटे कॉस्ट और एनआरवी नहीं, बल्कि फिनिश गुड्स के केस में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, और रॉ मेटेरियल के केस में ये देखा जाता है कि फिनिश गुड्स के हालात क्या है। अगर फिनिश गुड्स लॉस जनरेट कर रहा है तो ये कॉस्ट पर वैल्यूएट किया जाएगा, सॉरी कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर लेस पे वैल्यूएट किया जाएगा। और अगर फिनिश गुड्स लॉस जनरेट नहीं कर रहा है तो ये कॉस्ट पर वैल्यूएट किया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये कॉस्ट कैसे आती है। आइए जी, तो हमने इस चैप्टर में जो बातें सीखी थी वो सीखी थी अलग अलग स्टेज पर, कि भाई कॉस्ट कैसे निकाली जाती है अगर हो फीफो मेथड। एग्जांपल नंबर 1, कॉस्ट कैसे निकाली जाती है अगर हो फीफो मेथड। एग्जांपल नंबर 1, कॉस्ट कैसे निकाली जाती है अगर लीफो मेथड हो। एग्जांपल नंबर 2, फिर हमने सीखा, क्या सीखा? एग्जांपल नंबर 3, वेटेड एवरेज कैसे निकाली जाती है कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक की अगर है वेटेड एवरेज मेथड। फिर हमने क्या सीखा, कैसे निकाली जाती है कॉस्ट अगर है सिंपल एवरेज मेथड। तो हमने जो सीखा इन एग्जांपल्स में, क्या सीखा बेटे? कॉस्ट निकालना सीखा। क्या निकालना सीखा बेटा? कॉस्ट निकालना सीखा। आइए मैं जरा चैप्टर का चार्ट जरा आप सिस्टमेटिकली बनवा दूं। अभी तक जो बातें थी हमने उसमें सिर्फ एक दो पॉइंट को देखा। सबसे पहली बात कि ईयर एंड पर जो क्लोजिंग स्टॉक है इन्वेंट्री, उसकी वैल्यू कितने रुपए आएगी, वो कैसे आएगी, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर लेस। फिर हमने देखा कॉस्ट में अलग अलग तरह के मेथड होते हैं, फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड। पर क्या ये मेथड सभी सभी जगह पर फिट होते हैं? मैं एक छोटा सा चार्ट यहाँ पर बनवा रहा हूं, तो इस चार्ट को आप जरा सिस्टमेटिकली बनाइएगा। आइए बेटा, एट ईयर एंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेटा प्लीज लिखो, सारे बच्चे चार्ट बनाएंगे। अंटू कहाँ घूम रहे हो तुम? सार्थक वीडियो ऑन करो। सब बच्चे की कॉपी और बच्चा दोनों दिखना चाहिए। जैसे ये बैठा है, अजय बैठता है, आर्यन बैठता है, बेटे कॉपी भी दिखनी चाहिए। हाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में, तो इसकी अमाउंट कितनी होगी हम लोग ये ढूंढ रहे हैं इस चैप्टर में। कितनी अमाउंट लिखी जाएगी, जो हमें ट्रायल बैलेंस पहले बताया करता था, अब उसको हम क्या करेंगे, अपने आप ढूंढना शुरू कर रहे हैं। ये बात हमें सिखाई जा रही है यहाँ पर। आइए जी बेटा, यहां पर जो आएगी ये क्या आएगी? अब ये डिपेंड करता है
कि वो फिनिश गुड्स है या वर्क इन प्रोग्रेस है? तो क्या होगा बेटे? तो क्या होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इधर अगर यही चीज रॉ मटेरियल है तो ये कहते हैं कि डिपेंड्स, क्या रॉ मटेरियल की वैल्यू, क्या कहा मैंने बेटे ध्यान से? तो रॉ, जैसे यहाँ पे फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू, रॉ मटेरियल की वैल्यू डिपेंड करती है इस बात के, डिपेंड्स ऑन फिनिश्ड गुड्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये इस बात के ऊपर डिपेंड होती है कि भाई फिनिश गुड्स जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। और ये जितनी भी बातें हम पढ़ रहे हैं वो कौन सिखा रहा है हमें? सीए इंटर में हमें दोबारा से मिलेगा ये चीजें देखने के लिए, ये चैप्टर मिलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पढ़ने होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, सारी बातें यही कहता है, ये सारी बातें वहीं से आई। जितनी भी थ्योरी हम फाउंडेशन में पढ़ेंगे अगर हमने तमीज में कर ली एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, समझ लो वहां के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार हो गए हमारे। काफी सारी थ्योरी हमारी बिल्कुल एज इट इज मिलती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में सीए इंटर में, या अगली स्टेज सीएमए इंटर में। आइए जी, तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, अब ये क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा जी, फिर हमने देखा, अच्छा जी क्या है जी फिनिश गुड्स की प्रॉफिटेबिलिटी? तो हमने कहा ये बताओ भैया, अगर फिनिश गुड्स का जो सेल्स प्राइस है वो लेस देन फिनिश गुड्स की टोटल कॉस्ट है। फिनिश गुड्स ध्यान रखना, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स में फर्क होता है। वर्क इन प्रोग्रेस तो मतलब आधा अधूरा माल, फिनिश गुड मतलब पूरा बना हुआ माल। तो किसी भी माल को जब हम पूरा बनाते हैं तो पूरी कॉस्ट खर्च होती है, तो लास्ट तक जो कॉस्ट खर्च होती है ये उसकी बात कर रहे हैं कि फिनिश गुड जितने में बिकता है उसकी पूरे बनने में जो कॉस्ट है वो उससे कम पे बिकता है क्या? यानी कि इसका मतलब क्या है बेटे, वहां पर अगर लॉस जनरेट हो रहा है तो ये कहते हैं ऐसे केस में आपको जो वैल्यूएशन करनी है, देन देन देखो बेटे, देन रॉ मटेरियल is valued at lower of, सर ये तो कल वाला ही है ना? हाँ बेटा कोई बात नहीं, आप लिखो इसे। एक चार्ट बन रहा है आज पूरे चैप्टर का इकट्ठा एक साथ, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, आपको पता है। अभी तक हमने इसके टुकड़ों टुकड़ों में पिटाई की है, कभी फीफो सीखा, कभी लीफो सीखा, कभी एवरेज सीखा, कभी वेटेड एवरेज सीखा, कभी वैल्यूएशन सीखा, है ना। पूरा चैप्टर इस चार्ट में मैं एक जगह पर लेके आ रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले या एक घंटा पहले जब हम रिवाइज कर रहे हैं बस चार्ट रिवाइज कर लें, सब कुछ हो गया। आइए बेटे, इफ, अच्छा रॉ मेटेरियल वैल्यूएशन किस पे होगा जी? वैल्यूड एट लोअर ऑफ, नंबर 1 कॉस्ट। बेटे ये कॉस्ट किसकी? ऑफ कोर्स ऑफ रॉ मेटेरियल, भाई जो हमने खरीदा। अच्छा उधर किसकी थी? ऑफ फिनिश गुड्स, जितने का वो बना था। समझे, जिस भी इन्वेंट्री की बात हो रही है उसी की कॉस्ट की बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ रॉ मेटेरियल। और नंबर टू क्या? रिप्लेसमेंट प्राइस, जिसको हमने कल डिस्कस किया था, तो इनको आज डिस्कस नहीं करेंगे। रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब क्या होता है? दैट इज करंट परचेज प्राइस। यहां पे क्या है? यहां पे एनआरबी ना होके क्या है? करंट परचेज प्राइस। इन दोनों में से जो कम है उस पर वैल्यूएशन हो। और वहां पर एनआरबी का मतलब क्या था भाई? एनआरबी का मतलब क्या था? एनआरबी का मतलब क्या था फिनिश गुड्स में? करंट, खरीदने वाला नहीं, खरीदने वाला नहीं, खरीदने वाला नहीं, खरीदने वाला होगा तो परचेज कहलाएगा, परचेज प्राइस। वो रॉ मेटेरियल के केस में। यहाँ पर करंट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पता है किस एंगल से देखी जाती है? बेचने के एंगल से, माइनस
माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, कट के नेट जेब में कितना आएगा। सर ये एक्चुअल में मार्केट वैल्यू सेल के एंगल से, एक बात पूरी कर दूं, नहीं हम इसको सेल नहीं कर रहे। अगर सेल करें तो ये सब चीजें क्या है बेटे, एस्टिमेटेड है। दोनों क्या है, ये लोग यहाँ पे क्या है, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड अंदाजन कितने में बिक जाएगा, कितने का खर्चा होगा। मैं एक बार बात पूरी कर दूं, फिर आप जी भर के डाउट लेना। मैंने अभी तक बात की क्लोजिंग इन्वेंटरी के वैल्यूएशन की। क्लोजिंग इन्वेंटरी दो तरह की, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। एक तो ये होती है जी, अच्छा दूसरी रॉ मेटेरियल होती है जी। फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन किसको होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी मतलब बेचने के एंगल से प्राइस होता है। अगर मैं बेचने जाऊं इसको मार्केट में तो कितने का बिकेगा, ये बेटे 5000 का पेन है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर मैं बेचने जाऊं तो कितने का बिकेगा, तो बेचने के एंगल से, उसके एंगल से दिखाई देती है मार्केट वैल्यू। रॉ मेटेरियल की मैं बात करूं, रॉ मेटेरियल डिपेंड करता है फिनिश गुड्स की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। अगर फिनिश गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है, मतलब कितने पे बिक सकता है ये, उसकी कॉस्ट से कम पे बिक रहा है, तो यानी कि लॉस जनरेट कर रहा है, ऐसे में रॉ मेटेरियल जिससे वो फिनिश गुड्स बनेगा उसकी वैल्यूएशन लोअर पे होगी। अच्छा, लेकिन अगर अगर इफ फिनिश गुड्स जिसका सेल्स प्राइस, अगर फिनिश गुड्स का सेल्स प्राइस कॉस्ट या इक्विवेलेंट है फिनिश गुड्स के, यानी कि इसका मतलब क्या है, नो लॉस। अगर नो लॉस सिचुएशन है, लॉस की सिचुएशन कब होगी, जब उससे कम पे बिकेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट। ऑफ कोर्स बेटे रॉ मटेरियल की पूछो बेटे, आर्यन क्या पूछ रहे थे, मैंने रोका था तब। पूछो जी, कौन पूछ रहा था। सर जो एनआरबी है एक तरह से वो एमआरपी हो गया प्रोडक्ट की। नहीं बेटे, एनआरबी मतलब आप जैसे अभी आप जिस लैपटॉप पे आप क्लास दे, ये जब आपने खरीदा था तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पर वो आपको बेच सकते थे, वो था एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इससे ज्यादा पर वो आपको बेच नहीं सकते थे। आपने कितने में खरीदा वो है आपकी कॉस्ट। आज आपको हो सकता है 3 साल हो गए वो लैपटॉप लिए हुए या 2 साल हो गए, और आज आप उसको अगर बेचने जाएं तो कितने का बिकेगा, वो होती है बेटे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू हमेशा हाथ में हुए सामान की बेचने के इरादे से मिल सकती है वैल्यू, कहलाती है मार्केट वैल्यू, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू। बोलो बेटा, उसी पे होता है एनआरवी। बेचने में कितना खर्चा होगा नेट करके। हाँ जी बोलो आर्यन। सर ठीक है, ओके समझ। सर पूछो, इसका ऐसे करने का सर लॉजिक क्या है सर? किस चीज का। माने फिनिश गुड्स में एनआरबी को कैलकुलेशन करना पड़ेगा और रॉ मटेरियल पे रिप्लेसमेंट प्राइस। मैं बोल रहा था इसका लॉजिक क्या है, दोनों में एनआरबी हम रख सकते हैं ना? देखो, बेचने के फिनिश गुड्स को बेचने के लिए रखा जाता है, इसलिए वहां पर बेचने के एंगल से वैल्यू को कंपेयर किया जाता है प्रूडेंस बेस पर। किस बेस पर, प्रूडेंस बेस पर। जरा सब बच्चे देखेंगे एक चीज, बड़ी काम की चीज है, हालांकि सी इंटर में पढ़ाई जाती है, पर अगर आपका आईक्यू लेवल इतना अच्छा आ गया है कि आप बच्चे लोग अभी से ही वो डाउट पूछ रहे हैं जो इंटर लेवल के बच्चों के साथ में डिस्कस होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो मुझे क्या दिक्कत है। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि इतने अच्छे बच्चे मेरे पास में। बेटे आप सोचो जरा, यहाँ पर हमारा ट्रेडिंग पीएनएल में अगर हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे एक बार इधर। लेट सपोज हमारा क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर 4 लाख रुपए का, एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेट की दिक्कत हो सकती है, बीच में अगर क्लास ब्रेक हो तो घबराना मत, इसी लिंक पे वापस आ जाऊंगा, नेट आती है ना। क्लोजिंग स्टॉक अगर मान ले बेटे हमने 4 लाख का लिख रखा है, सोच के देखो जरा, ये क्या है इसकी कॉस्ट, क्या है बेटा ये इसकी कॉस्ट। अगर हमने कॉस्ट पे वैल्यूएट कर रखा है और इससे हमारा जो जीपी आ रहा है वो आ रहा है 2.5 लाख रुपए। कितना आ रहा है, 2.5 लाख रुपए। मुझे बताओ बेटे, सारे बच्चे बताएंगे, अगर ये 4 लाख की कॉस्ट वाला क्लोजिंग स्टॉक, मान ले ये फिनिश गुड्स है, चाहे रॉ मेटेरियल मान लो,
अगर इसकी मार्केट वैल्यू, अगर फिनिश गुड्स है तो मार्केट वैल्यू, अगर रॉ मटेरियल है तो रिप्लेसमेंट प्राइस। ठीक है, आइए जरा, अगर इसकी मैं देखूं मार्केट वैल्यू इसकी या रिप्लेसमेंट प्राइस खरीदने के एंगल से या बेचने के एंगल से मार्केट वैल्यू, अगर मान लिया ये है 3,50,000 रुपए या 3,60,000 रुपए, बेटे आपको नहीं लगता कि अकाउंट्स के बंदे प्रूडेंट होते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? भूल गए क्या कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो प्रॉफिट मत मानो, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उस लॉस को आज ही लॉस मान लो। तो पता है हम इसको 4 लाख का ना लिख के हम इसको कितने का लिखेंगे? विच एवर इज लेस। लेस लिखने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिख रहे होंगे 3,60,000। इसका मतलब क्या है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक 40,000 कम आया, और जब 40,000 कम आया तो हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट भी हमारा 2,10,000 रह जाएगा। ये भी बेटे 40,000 से घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? सारे बच्चे बताएंगे। ट्रेडिंग पीएनएल में, ट्रेडिंग में अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक घट गया तो क्या हमारा जीपी नहीं घट जाएगा? रितिका, महक, अंटू, रितु, आर्यन, सृष्टि, वरुण, सार्थक, बोलो घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ जी सर, क्योंकि क्रेडिट साइड तो प्रॉफिट वाली होती है, बिल्कुल, क्योंकि आप इसका जितने भी टोटल करोगे। एक्सपेंसेस लेस करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ठीक है। इनकम को जितना लो करेंगे उतना प्रॉफिट कम होता हाँ, जाएगा। तो ये जो लेस का कॉन्सेप्ट है, विच एवर इज लेस, लोअर, ये इसी चीज को सोचते हुए बनाया गया है कि अगर लगता है कि वो बिकने की बात है, फिनिश गुड्स की बात है, तो बेचने के एंगल से कि वो फिनिश गुड्स मैं इतने का बेच सकता हूं, वो कम का बिक रहा है मान लिया, तो ऑफ कोर्स फ्यूचर में वो कम का बिकेगा, भले आज की डेट में बेचा भले ही ना हो, क्लोजिंग स्टॉक में काउंटिंग कितने पे करेंगे? उसको कम पे करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में जाकर के जब ये बिकेगा तब तो लॉस आना है ना, उसको आज ही लॉस मान लेते हैं। पॉइंट क्लियर है फिनिश गुड्स का? पक्का? बाकी बच्चों का थम्स अप नहीं आया जी, ना बाकी बच्चों ने कुछ बताया जी, बोलो जी। हाँ जी सर, एनआरवी स्क्रैप वैल्यू पे निकलती है? आओ बेटा, स्क्रैप वैल्यू बेटे खराब माल की होती है, यहाँ बात हो रही है सही माल की, एकदम बिल्कुल जो हमारे यहाँ पे क्वांटिटी अच्छी माल, अच्छी गुड्स की बात रखी हुई है। ठीक है, ओके सर। आइए जी, मैं अगली बात करता हूं बच्चों। बेटे सपोज करो ये फिनिश गुड्स ना हो करके, क्या कहा मैंने? अभी तक हमने बात की थी कि ये फिनिश गुड्स है। अगर ये फिनिश गुड्स ना हो करके ये बेटे अगर रॉ मटेरियल होता तो यहाँ पर फर्क क्या पड़ता? भाई मार्केट वैल्यू बेचने के एंगल से बात करते हैं एनआरबी में, फिर हम मार्केट वैल्यू ना ढूंढ के हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? रिप्लेसमेंट प्राइस। क्या ढूंढ रहे होते? बोलो, रिप्लेसमेंट प्राइस। और हम देखते हैं फिनिश गुड्स अगर लॉस पे बिक रहा होता तो हम उसको कम पे वैल्यूएट कर रहे होते, ठीक है ना? तो क्या होता, फिर हम क्या करते? विच एवर इज लेस का फंडा। वो बेटे लेस का फंडा इस तरह से आया, पहली बात। आइए जी, तो मैं वापस से आता हूं अपनी इस जगह पर। अंटू, तुम्हारे डाउट का जवाब मिल गया? अंटू नहीं समझ में आया, कहाँ हो? मिल गया? ओके ओके, अब अगली बात करते हैं बेटे। तो अभी हमने देखो पूरा चैप्टर, पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपके सामने है। सीए इंटर में यही पढ़ना होता है, बस नाम होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का, ठीक है? कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं। अभी तक तो मैंने इन्वेंट्री की टेक्निकल डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाई, क्योंकि आपका दिमाग ना फिर टेक्निकल डेफिनेशन फंसा पड़ेगा। ये इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री नहीं है, ये इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री नहीं है। पहले वैल्यूएशन कर लो। आओ जी, अब अगली बात, ये जो बात होती है ना कॉस्ट की, आपने देखा सब जगह पर बेटे, सब जगह देखो, यहां भी कोस्ट, यहां भी कोस्ट, यहां भी कोस्ट, है कि नहीं? पक्का? अब सुनो सारे बच्चे, अब इसी कोस्ट को तो ढूंढने का तरीका है। कौन सा तरीका है सर? जो हमने पिछली क्लास तक किया, एग्जांपल नंबर 1, FIFO 2, LIFO 3, वेटेड एवरेज 4, एवरेज सिंपल 5, रिटेल एसेट्स, रिटेल प्राइस मेथड। वो जो फंडा है वो कोस्ट ढूंढने का एक तरीका है, लेकिन क्या वो तरीका एकदम डायरेक्टली फीफो लिफो विफो जो भी है क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे ऐसे लगा देंगे? नहीं, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ही यहाँ पर वैल्यू करता है, ठीक है ना? और वो क्या कहता है कि ये चार्ट समझ में आ गया? हाँ जी। अब यहाँ पर जो हम कोस्ट की बात कर रहे हैं,
इसी चार्ट में आगे हम लिख रहे हैं कोस्ट। क्या सर आप यहाँ पे वही लिखाओगे, फीफो लीफो एवरेज वेटेड एवरेज? हाँ वही लिखाऊंगा जो हमने किया, और हमारा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तरीके से लिखाऊंगा। कोस्ट के बारे में ये कहते हैं क्या कि भाई देखो, अगर हमारा इन्वेंट्री ऐसा है, अगर हमारा इन्वेंट्री ऐसा है, इफ इन्वेंट्री is not ordinarily interchangeable, और दूसरा if inventory is ordinarily interchangeable। कह रहे हैं क्या, ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल अगर है तो आप लगा देना, क्या लगा देना, जो भी एज पर, चलो यहां भी बात करते हैं, यहां भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक काम कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं किसको बोलते हैं इंटरचेंजेबल और किसको बोलते हैं नॉट इंटरचेंजेबल। चलो जी पूछते हैं जी बच्चों से कुछ प्यारी प्यारी बातें, देखें जी बच्चे बताएंगे क्या, और उसी में छिपा होगा राज अपने पढ़ने का। हाँ जी चलो जी मैं पूछता हूँ जी, देखे कौन बच्चा क्या बताएगा। हाँ भाई आर्यन, दूध पीते हो या कोल्ड ड्रिंक पीते हो? जल्दी बताओ। दूध। दूध पीते हो, वेरी गुड। चलो हाँ जी वरुण जल्दी बोलो। सर कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, वेरी गुड। सृष्टि महक तो दूध पीते होंगे, अच्छा रितु भी दूध पीती होगी, रितिका भी। सार्थक बताओ दूध पीते हो? कोल्ड ड्रिंक है सर ये रही। हाँ ये बात, वेरी गुड। देखो लड़का ना लिए बैठा है क्लास में, दिखाना जरा, दिखाना। ये रही, चीयर्स, वेरी गुड। लिए बैठा ना पहले से। अच्छा चलो ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक है, चलो इसको स्क्रीन पे लाके बात करते हैं। सर लिम्का है। लिम्का है, वेरी गुड। अच्छा लिम्का अच्छी लगती है तुम्हें सार्थक? नहीं सर थम्स अप लगती है, ये तो अभी है मेरे पे ऐसी। थम्स अप लगती है लेकिन ये पी रहा है लिम्का, देखो। थम्स अप फ्रिज में है। थम्स अप फ्रिज में है, वेरी गुड। अच्छा सही से बताना, अगर दोनों में से कोई एक पीने के लिए आपको अलाउ कर थम्स दें, अप। थम्स अप पीना चाहोगे? अच्छा थम्स अप अगर नहीं मिली तो क्या हम उसकी जगह पेप्सी पेप्सी पसंद करोगे या लिम्का पसंद करोगे? पेप्सी पी लूंगा। पेप्सी पी लेंगे। सारे बच्चे ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा, क्यों कहा इन्होंने, बताओ। चलो अब इन्हीं के मुंह से आंसर सुनना, क्यों दोनों बताओ? ब्लैक। क्योंकि दोनों ब्लैक हैं और दोनों का टेस्ट भी लगभग सेम सा है। बेटे इसी को बोलते हैं इंटरचेंजेबल। क्या बोलते हैं? इंटरचेंजेबल। जब भी कोई ऐसा गुड्स होगा जो इंटरचेंजेबल होगा, मतलब इसकी जगह पर हम लोग दूसरा यूज कर सकते हैं, सिमिलर, बिल्कुल डिक्टो सिमिलर, उसी को बोलते हैं इंटरचेंजेबल। क्या ये पेप्सी के बजाय दूध पीना प्रेफर कर सकते हैं? बोलो बेटे। नहीं, क्योंकि कहां तो दूध का टेस्ट और कहां पेप्सी का टेस्ट, है ना। और पेप्सी के बजाय थम्स अप चल सकती है, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंजेबल। यानी कि पेप्सी वाला काम थम्स अप कर सकती है लेकिन दूध नहीं कर सकती, दूध नहीं कर सकता, है ना। बात समझ में आ रही है? अब इंटरचेंजेबल समझ में आया, यानी कि एक प्रोडक्ट के बजाय दूसरा सिमिलर प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, वो कहलाता है इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट, जो सेम सेंस हमें वहां पर सेम रिजल्ट देता है। एक होता है जो इंटरचेंजेबल है ही नहीं, बताओ दूध की जगह तो वैसे भी कोई नहीं दे सकता, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो नॉट ऑर्डिनरली इंटरचेंजेबल होता है। बात समझ में आ गई सब बच्चों को? तो ये जो फीफो लीफो एवरेज वेटेड एवरेज सब लगते हैं ये उसमें नहीं लगते, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है बेटे, उसके लिए। मतलब कोई प्रोडक्ट अगर ऐसा है
जो किसी दूसरे का इंटरचेंजेबल नहीं है, किसी पार्टिकुलर कस्टमर ने मंगाया है या किसी पार्टिकुलर क्वालिटी का है, तो वहां पर तो लगता है स्पेसिफिक मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। कह रहे आंख बंद करके फीफो लीफो एवरेज वेटेड एवरेज या रिटेल मेथड, इनसे मत निकालने बैठ जाना कॉस्ट। अभी हमने सीखे सारे मेथड किस तरह से निकाले जाते हैं, कैलकुलेशन कैसे होती है, लेकिन उन मेथड को किस जगह पे लगाना है, किस तरीके से यूज करना है, वो अब हम यहाँ पे चार्ट में लिख रहे हैं। जो इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है नॉर्मली, उस इन्वेंट्री को स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड के द्वारा पहचाना जाता है। वो इन्वेंट्री तो समझ लो बाकी सबसे अलग है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन अलग होगी, उसकी वैल्यूएशन एकदम साफ पता रहेगी, भाई ये इतने रुपए का आता है भाई। ठीक है जी, चलिए अब आगे आते हैं। आगे आते हैं जो इन्वेंट्री नहीं है, अच्छा जो इन्वेंट्री है इंटरचेंजेबल, मैं इसके बारे में आगे लिख दूं, आप लोग यहीं पे लिख लेना, मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो मैं ये पार्ट आगे ले जाऊं। ठीक है, आइए मैं इसी के नीचे एक छोटा सा चार्ट यहां पर से आगे लेके जा रहा हूं। अगर इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, अगर इन्वेंट्री क्या है बेटा, इंटरचेंजेबल है, तो दो बातें हमें ध्यान रखनी है। एक है बेटे हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, और या तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से वैल्यूएट करेंगे, है ना, या फिर या फिर हम लोग वैल्यूएट करेंगे नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से। नॉन हिस्टोरिकल मेथड से। बेटा दोनों में से कोई भी एक मेथड हम लोगों को यूज करना है। अब ये पहचानना होगा, आपने सीख लिया पहचानना, ये डिपेंड करता है वहां पर कौन सी जगह पर कौन सा मेथड लगेगा। जैसे रिटेल वाले बिजनेस में वहां पर हमारा क्या लगेगा बेटे, देखो नॉन हिस्टोरिकल मेथड है और एक ये वाला, चलो जी पहले हिस्टोरिकल लिखते हैं। यहाँ पे या तो फीफो होगा या फिर लीफो होगा या फिर सिंपल एवरेज होगा या फिर वेटेड एवरेज होगा। ये चीजें आपको सीए फाउंडेशन तक पढ़ाई जाती है। या सीएमए फाउंडेशन। बेटे इससे आगे की जो कहानी है ये वाली, जिसका मैंने अभी आपको नाम भी नहीं लिया, ना मैं लूंगा, क्योंकि आपकी हमारी जो बात है अभी वो ये वाली है। आओ जी, बेस स्टोक मेथड, ये आपको मिलेगा बेटे सीए इंटर में, हमारे सिलेबस में है ही नहीं। जो सिलेबस में वही ढंग से नहीं पढ़ते, फिर नॉन सिलेबस वाले क्या पढ़ेंगे, है ना, उसी से सिर में दर्द रहता है। देखो अभी भी आर्यन ना दबाता रहता है, और तो और इसका भाई पीछे बीच बीच में आता रहता है, भाई है बहन है, वो आकर धीरे धीरे दबाते, बस बस सब ठीक हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि सिर दर्द और बढ़े, तो हम क्या करेंगे, उतना काम करेंगे जितना हमारे सिलेबस में। आइए बेटे, फीफो कहाँ पे लगेगा, लीफो कहाँ पे लगेगा, आप सबको पता है ना, हमने पिछली क्लास तक मेहनत की थी। एवरेज कहाँ पे लगेगा, सिंपल वाला। वेटेड एवरेज कहाँ पे लगेगा, क्वांटिटी सेपरेट हो जाएंगी तो सिंपल एवरेज, नहीं होंगी तो वेटेड एवरेज। अच्छा, नॉन हिस्टोरिकल मतलब जो हिस्ट्री नहीं बनी है, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री पास्ट में हो चुके हैं। नॉन हिस्टोरिकल बेटे यहाँ पर है हमारा, एक तो है बेटे
एडजस्टेड सेल्स प्राइस मेथड नंबर 1, ये तो मिलेगा आपको सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन में। पर कल को आप ये ना कहने लगो पता नहीं सर को आता था कि नहीं आता था, इन्होंने बाकी के लिए बताए थे। तो मैं आपको पहले एक चार्ट बनवा रहा हूँ, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपकी। आइए जी ये दोनों मिलेंगे आपको सीए इंटर में। एक है बेटा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक है लेटेस्ट परचेज प्राइस। ये दोनों आपको मिलेंगे बेटे सीए इंटर। हमारे यहाँ पे जो जो चीजें हम वो सारे काम कर चुके हैं। तो जो कॉस्ट ढूंढनी होती है वो क्यों ढूंढनी होती है? क्योंकि हमें कंपैरिजन करना होता है या तो भाई एनआरबी से या फिर भाई रिप्लेसमेंट प्राइस से, जो दोनों में कम है उस पर लिखना होता है। कॉस्ट ढूंढने के लिए एक है हिस्टोरिकल और एक है नॉन हिस्टोरिकल। दोनों मेथड में से कोई भी हमारा यूज करें, चाहे फीफो लिफो एवरेज वेटेड एवरेज। अब अगली बात मुझे बतानी है, कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है, शायद पूछो। जिनका माइक ऑन है वो कुछ पूछना चाहते हैं शायद, अदरवाइज बेटे माइक बंद करो। लास्ट में क्या लिखा है? स्टैंड कॉस्ट लेटेस्ट परचेज प्राइस। हाँ जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट और दूसरा लेटेस्ट परचेज प्राइस। लेटेस्ट अच्छा जी, ठीक है। परचेज के एंगल से है ना, बिल्कुल रॉ मेटेरियल की तरह। वो ट्रेडिंग के लिए है, रिटेलर्स के लिए, होलसेलर्स के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए रॉ मेटेरियल होता है। आइए जी चलें जी आगे, पक्का बच्चों? चलो बेटे आगे चलते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं फिर एक छोटी सी कहानी। हमने अभी तक जो देखा इस चैप्टर में, इस चार्ट में समाया हुआ है। ये चार्ट क्या कहता है जी? हाँ बेटा। सर एक बार रिप्लेसमेंट प्राइस एक्सप्लेन कर दो फिर से। हाँ हाँ बिल्कुल तसल्ली से एक्सप्लेन कर देते हैं बेटे। देखो बेटा, ये जो रिप्लेसमेंट प्राइस है, रिप्लेस किसी चीज को रिप्लेस करने में क्या कॉस्ट आएगी, बताओ बेटे। रिप्लेस कैसे, मतलब जैसे पेन के बदले पेन, वो फिल्म देखिए बदला, खून के बदले खून, हाँ पानी के बदले पानी। तो बेटे किसी गुड्स के बदले सेम गुड्स, ठीक है ना। अगर हमारे यहाँ कोई कच्चा माल पड़ा हुआ है कहाँ पर गोडाउन में, और हमें बैलेंस शीट में लिखना है क्योंकि वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो उस कच्चे माल को कितने रुपए पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कंपैरिजन जो होगा कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस का जब होगा, तो वहां पर कॉस्ट मतलब जितने में हम खरीद कर लेकर आए थे, जितने में हम खरीद कर लेकर आए थे। लेकिन आज की डेट में अगर उसको आज जाएं और आज खरीद के लेके आए तो कितने का होगा। पुराने वाले के बदले अगर हम नया वहां पर बिठा दें तो नया कितने का खरीद के ला करके बिठा सकते हैं आज की डेट में। हो सकता है ना जो खरीद रखा हो रॉ मेटेरियल उसके रेट घट गए हो। तो प्रूडेंस हमें ध्यान रखना होगा कि अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है फिनिश गुड्स में, तो हम पहले से क्या करेंगे, रॉ मेटेरियल को भी प्रूडेंस बेस पर लोअर पे ले आएंगे पहले से पहले। और वहां चेक करना होगा कि भाई ये रिप्लेसमेंट प्राइस से कंपैरिजन होगा, क्योंकि बेटे बेचने के एंगल से रॉ मेटेरियल कभी बेचा थोड़ा ना जाता है जो रॉ मेटेरियल खरीदता है। तो इसलिए वहां पर कंपैरिजन एनआरवी से ना होकर के किससे होगा, लेटेस्ट करंट परचेज प्राइस से। पूछो जी वरुण, कुछ पूछ रहे हो? रिप्लेसमेंट प्राइस है तो ये तो वही हो गया जो हम उस डेट पे किस कॉस्ट में परचेज कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो पहले हमने खरीदा वो तो हो गई हमारी कॉस्ट। कॉस्ट, हाँ मान जी। लिया हमने 15 दिन पहले खरीदा था, वहां पर दूध मतलब पेन आ रहा था, 10 रुपए का एक पेन आ रहा था और 50 पेन थे। कितने की कॉस्ट थी हमारी? 500 रुपए की। आज की डेट में वो 10 रुपए वाला पेन अगर वो हो गया है कितने का, सिर्फ और सिर्फ 6 रुपए का, तो आज हम क्या करेंगे, उसको 6 रुपए के हिसाब से वैल्यूएट करेंगे रिप्लेसमेंट प्राइस। तो वो जो 6 रुपए है वो हमारे रिप्लेसमेंट प्राइस में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। आइए जी, तो बच्चों सब बच्चे ध्यान देंगे, जितनी भी जगह पर यहाँ पर कॉस्ट आ रहा है, चाहे फिनिश गुड्स की चाहे रॉ मटेरियल की, ये कॉस्ट कैसे ढूंढी जाती है कि अगर इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल नहीं है तो एक्चुअल कॉस्ट हमारे सामने पता होगी।
गिनी चुनी कोस्ट तो हमें पता होती है ना, जैसे घर में रोज रोज थोड़ा ना मोटरसाइकिल लेके आते हैं, रोज रोज थोड़ा ना स्कूटी लेके आते हैं, रोज रोज थोड़ा ना कार लेके आते हैं, उनकी तो कोस्ट पता होती है ऐसी चीजों की, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अच्छा लेकिन ऐसी चीज जो इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है, जहां पर जैसे पेप्सी के बजाय थम्स अप हमने एग्जांपल लिया था वगैरह वगैरह, तो ऐसी चीजों में देखा जाता है कि एक तो है हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। चलिए जी, हमने सब जगह देख लिया, फीफो लीफो एवरेज वेटेड एवरेज। अब अगली बात सर सब कुछ समझ में आ गया लेकिन एक बात तो बताओ, चलो फीफो लगाएंगे समझ में आ गया, लीफो लगाएंगे ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, वेटेड एवरेज लगा लेंगे, और ये भी समझ में आ गया कि उसकी कंपैरिजन कर लेंगे किससे, हम एनआरबी से या रिप्लेसमेंट प्राइस से वगैरह वगैरह पर करेंगे कौन सी डेट को, मतलब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको करेंगे कब। अब यहाँ पे बेटे क्या होता है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जब बैलेंस शीट की डेट होगी हमें तब करना है, कब करना है बोलो, बैलेंस शीट की डेट, है ना बच्चों। आइए जरा सब बच्चे इधर ध्यान देखेंगे, इधर ध्यान देंगे बेटे, जब चैप्टर एंड होगा तब मैं इन्वेंट्री की डेफिनेशन लिखाऊंगा, ध्यान रखना। आओ जी, एक छोटा सा हेडिंग यहां पर, फॉर विच डेट for which date inventory is valued, कि ठीक है सब समझ में आ गया, कोस्ट और एनआरबी विच एवर लेस कर देंगे, कोस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर लेस कर देंगे या कोस्ट पे रख देंगे, करेंगे कब, वेरी फर्स्ट डे, वेरी स्टार्टिंग में। मैंने आपको ये बताया था कि बेटे हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, हमें बैलेंस शीट की जो डेट है 31 मार्च है या 31 दिसंबर, जो भी हमारी बैलेंस शीट है जो भी हमारा ट्रेडिंग पैनल यहाँ पे बनेगा, वहां पर हमें लिखना होता है, क्या लिखना होता है बोलो बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और ये फाइंड आउट कैसे की जाती है बेटा, इसके लिए हमें कॉस्ट भी देखनी पड़ती है, इसके लिए हमें एनआरवी देखनी पड़ती है अगर फिनिश गुड्स है तो, और अगर रॉ मटेरियल है तो रिप्लेसमेंट प्राइस देखना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह, इस डेट का चाहिए। अब बहुत सिंपल सी चीज है बेटे, कोस्ट पे वर्क करना है हमें। कोस्ट पे क्या मतलब सर, एक और बात मैंने आपको बताई थी क्या होता है ना, अगर मैं सीधा सीधा टॉपिक बता दूं बेटे ऐसे करना है, तो फिर क्या होगा, फिसल जाएगा आपके हाथ से। ये चैप्टर ही ऐसा है, चैप्टर बड़ा मजेदार है, लेकिन तब जब इसको मजे लेके पढ़ें। मजे लेके कैसे सर, देखो अब कैसे मजे आते हैं आपके ये जो कोस्ट ढूंढनी है, ये कौन ढूंढता है, ये कोस्ट चाहे फीफो से, लीफो से, एवरेज से, वेटेड एवरेज से, बेटे ये आप लोग ढूंढोगे। क्या मतलब सर, आप लोग अभी सीए फाउंडेशन करने के बाद में, सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप क्लियर करने के बाद में, या शायद दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद में कहाँ पे जाएंगे बोलो, सर हम ना मनाली जाएंगे, हमारे डैडी ने यही बोला है, हमारे भैया ने बोला वहां घुमाने ले चले, चलो वहां पे घूम के आगे वापस फिर कहाँ जाओगे सर, फिर यहीं आएंगे आपकी, हाँ आपकी क्लास में। आर्टिकलशिप। मैंने कहा मेरी क्लास से पहले कहाँ पे जाओगे, फाइनल से पहले कहाँ जाओगे, आर्टिकलशिप पे। यस, तो तुम लोग जब आर्टिकलशिप पे जाओगे तो तुम लोग ढूंढ के बताओगे उनको जिनके यहाँ पे आप आर्टिकलशिप कर रहे हो कि सर हाँ जी सीए साहब बैलेंस शीट साइन कर दो आप, वो आपके भरोसे बैलेंस शीट साइन करेंगे, आपको भेजेंगे। सोचो जरा कितना बड़ा भरोसा, मतलब आपने कह दिया और उन्होंने मान लिया, देखो कमाल की बात, समझ रहे हो कितना विश्वास उनको आप पे होगा। लेकिन आप पक्का विश्वासघात करोगे, ये भी मैं लिख के दे देता हूँ। सर क्या बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो बेटे, आज तक कोई हुआ ही नहीं नहीं सर, पक्का। अगर हाँ पैसे अच्छे मिलेंगे फिर तो ठीक कर देंगे, नहीं तो मरवा देंगे ये उसको। ऐसी, हाँ देखो बेटे आप पक्का विश्वासघात करोगे, ऐसा क्यों सर, क्योंकि क्या होता है ना, आर्टिकल को भेजते हैं जब ऑडिट पे, तो वो ऑडिट पे मान लो 7 दिन जाना है,
वो 5 दिन जाएगा, मतलब 6 दिन जाना है तो 4 दिन जाएगा, 2 दिन गोली दे देता है। हाँ मैं वही हूँ। इवन मैं उसको, मतलब आप ये समझ लो, जिनका ऑडिट कर रहे हो उनको ऐसा सेट करे रखता है, वो भी कसम खा के कहता है कि हाँ जी मैं कसम खा रहा हूँ, यहीं बैठा है, कहो तो बात करा दूं। और बात इतना परफेक्ट आपका कॉम्बिनेशन वहां बना होता है, देख लो बस। पता है क्यों? आप उसकी गलतियां ढूंढ ढूंढ के उसकी पिटाई करवाते हो उसी से। एक तरह से देखा जाए अकाउंट्स में, एक अकाउंट्स की पिटाई है एक तरह की। आपने वहां पे गलतियां ढूंढी और बताई वहां पर, तो आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीए हैं, वो आपको बहुत शाबाशी देंगे और क्या कहेंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सच में बहुत अच्छा पढ़ते हैं और सचमुच में इनको नॉलेज है, इन्होंने सच में फाउंडेशन में ढंग की जगह क्लास ली है, इनको आता है इन्वेंटरी ढूंढना। सुनना जरा ध्यान से बेटे, कैसे ढूंढते हैं और क्या चीज होती है, इसी के ऊपर इस चैप्टर का छोटा सा बचा हुआ पार्ट है जिसका नाम है स्टॉक टेकिंग। क्या नाम है बोलो, क्या नाम है जी? स्टॉक टेकिंग। क्या नाम है? स्टॉक टेकिंग। सर स्टॉक माने, स्टॉक टेकिंग माने लेना, तो सर हम जाकर के स्टॉक को घर पे ले आएंगे क्या? नहीं, स्टॉक को काउंट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल वर्ड रख रखा है, स्टॉक टेकिंग। क्या रख रखा है बोलो? स्टॉक टेकिंग। ठीक है बेटा, तो देखिए जरा ध्यान से। अब वो जो स्टॉक टेकिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटे, सही मायने में क्या होता है? फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक। क्या होता है बोलो? फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक। ध्यान से, हम जो एक चिल्ला रहे हैं बार बार, कोस्ट निकालेंगे, कोस्ट निकालेंगे, किसकी कोस्ट निकालेंगे बताओ? जितनी वहां पर क्वांटिटी होंगी स्टॉक में, सीधी सी बात है। बोलो सारे बच्चे समझ रहे हो कि नहीं? जितनी वहां पर क्वांटिटी होंगी स्टॉक में, स्टॉक के लिए कहां पे जाना पड़ेगा हमें काउंटिंग करने के लिए? मैं बताता हूं। हम ना अपने बॉस के से भी बड़े बॉस बन के बैठेंगे ऑफिस में और कहेंगे जितना भी तेरे पास माल है सब हमारे ऑफिस में ले आ और हम यही बैठ के काउंट करेंगे। और तुम्हारा बॉस पीछे से पेपर वेट फेंक फेंक के मारेगा, नालायक, तूने सारे के सारे मुर्गे वाले के सारे मुर्गे यहीं बुलवा लिए, वो कुकड़ू कर रहे हैं, तुम उन्हें काउंट कर रहे हो। बताओ, सोचो जरा भाई, वो भी तो एक स्टॉक होता है होता है कि नहीं होता है? हाँ, उधर बेचारे पैटीज वाले की दुकान है, उसकी इन्वेंटरी तुम चेक करनी, ले आ ले आ, यहीं पे यहीं काउंट करेंगे। बताओ बेटे, क्लाइंट छूट जाएगा तुम्हारे बॉस का, तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है, उन्हीं के यहाँ पे जाना है। हाँ, और वो जितनी बोले पैटी जितनी है उतनी लिख देनी है, पैटीज खा के चले आना है, ऐसा नहीं करना। वहां पे आपको काउंटिंग करनी है, फिजिकल। क्या करनी है बोलो? फिजिकल काउंटिंग। इतनी इन्वेंट्री है। जैसे हमने किया था गाजियाबाद में, सबसे बड़ी फर्म है जहां पर मैंने आर्टिकलशिप किया और टचवुड बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस रहा है जी। आर्टिकलशिप में ही इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला मेरे को ऑडिट का, जितना सीए बनने के बाद भी नहीं मिलता। यहाँ पर पूरा उत्तम ग्रुप हमने ऑडिट कर रखा है। उत्तम डिस्टिलरी, उत्तम खाईखेरी प्रोजेक्ट, उत्तम शुगर मिल, उत्तम टोयोटा, ये जो मेरठ रोड पे है, इवन शिप्ला कंपनी, इधर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जितने भी है, ये इंडस्ट्रियल एरिया, इवन बहुत कम है जो देखने को मिलता है। 100% एक्सपोर्टर भी मिलते हैं जहां पर हमने ऑडिट किया है, SCZ तक की। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ बेटे, मुझे भी बड़ा मन है इस चीज का कि जो भी बच्चे अपनी क्लास में हो, अगर उनको सब चीज का एक्सपोजर नहीं भी मिल पा रहा है ना, तो उनको ना यहीं पे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूं कि उस चीज को ना ऐसे महसूस करा दूं कि जैसे वो खुद ऑडिट करके आए। अब यहाँ पे देखो, एक कंपनी है मेरठ रोड पे, शिप्ला कंपनी। शिप्ला का तो सबने नाम सुना ही होगा, उसका हमने ऑडिट किया। शिप्ला बताओ क्या बनाती है? बताओ, अगर नाम सुना बताओ क्या बनाती है? है जी, दवाई, दवाइयाँ। दवाइयाँ। तो शिप्ला का ऑडिट करने को हमें मिला जी, और वहां पर हम गए और फिजिकली काउंट करते थे। पता है कैसे? वहां पे बॉक्स होते थे, हर बॉक्स के अंदर बहुत सारे पत्तों के सेट बने होते थे, फिर उस सेट के अंदर से पत्ते होते थे और पत्तों के अंदर गोलियां होती थी। सोचो जरा काउंटिंग कैसे होती होगी। 5 दिन में जाकर तो स्टॉक की काउंटिंग होती थी। 5 दिन में जाकर के अमूल का ऑडिट किया हमने, अभी पिछले साल तक भी हमने किया है। इधर मोदी नगर वाला अमूल प्लांट, नमस्ते इंडिया के बराबर में, नमस्ते इंडिया बल्कि खुला भी उस टाइम हमारे सामने था। इधर जनकपुरी दिल्ली का, गाजियाबाद का अमूल प्लांट। बेटे रात को 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, वहां पे स्टॉक काउंट करते। बहुत
मतलब माइनरली चेक करना पड़ता है। एनीवेज, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही काम आप करने वाले होंगे और ये चैप्टर तभी टेस्टी लगेगा आपको जब उस चैप्टर को आप फील करोगे कि हाँ भाई ये चैप्टर यूज कहाँ करना है, वरना ऐसा लगेगा अरे तो बस कहने की बात है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए हमें चाहिए कॉस्ट, और कॉस्ट किसकी होगी, उस वाली क्वांटिटी की जो जा चुकी है, नहीं उस वाली क्वांटिटी की जो स्टॉक अभी भी वहां पर पड़ी हुई है। और कैसे पता चलेगा हमें पड़ी हुई है वहां पे, 31 मार्च की क्वांटिटी, या मैं कहूंगा एक मिनट 31 दिसंबर, या जो भी हमारी बैलेंस शीट की डेट है बेटे, वहां की हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, और उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट की। देखो है कि नहीं कितनी आसान बात, और वो क्वांटिटी भी चाहिए। कमाल की बात है, एग्जैक्ट 31 मार्च की या 31 दिसंबर जबकि हम बैलेंस बना। बेटे सोचो जरा, आर्टिकल ऑफिस में कितने होते हैं, 10-12। सुनो सारे बच्चे, तभी चैप्टर में मजेदारी है, वरना आप सोचोगे अरे रे तो चैप्टर तोड़ गया भाई, पता नहीं क्या हुआ इसमें। बेटे आर्टिकल कितने होते हैं ऑफिस में, 10-12। मीडियम फर्म की बात बता रहा हूँ, और बड़ी फर्म होगी तो जैसे तो 50 होंगे। लेकिन क्लाइंट कितने होते हैं ऐसे जिनके यहाँ पर स्टॉक की काउंटिंग करनी होती है, बेटे 200-300 क्लाइंट होते हैं जो बड़ी फर्म है। जो मिडिल फर्म है आप ये समझ लो उनके पास में और कुछ नहीं तो 15-20 तो होंगे ऐसे, मिडिल फर्म की बात कर रहा हूँ। छोटी फर्म के पास में 10-5 होंगे, 10-5 होंगे छोटी फर्म में, तो आर्टिकल भी 1-2 ही होगा। जरा सोचो, क्या एक आर्टिकल 31 मार्च को 10 जगह का फिजिकल काउंटिंग कर सकता है, 10 जगह की, मतलब ही नहीं बैठता भाई। कोई भूत प्रेत थोड़ना है, बटन दबाया मिस्टर इंडिया की तरह वहां पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, और सब जगह काउंटिंग, वाह वाह शक्तिमान, फिर तो बेटे घूम घूम के ऑडिट कर जाएगा, नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है कि बेटे यहाँ पर क्वांटिटी एग्जैक्ट 31 मार्च की तो हमें चाहिए, लेकिन 31 मार्च की हम काउंटिंग एकदम से नहीं कर पाते। क्या मतलब सर, अब सुनिए ध्यान से, अब मेन पॉइंट पे आ रहा हूं। यहाँ की काउंटिंग के लिए मान लिया 5 क्लाइंट है सपोज करो, तो कुछ के यहाँ पर तो क्या होगा, जल्दी भेजेंगे आपको 31 मार्च से पहले पहले। आपके जो बॉस हैं जहां पर आप आर्टिकलशिप करेंगे, वो आपको स्टॉक की काउंटिंग के लिए जल्दी कहेंगे, जाओ भाई जाओ, 31 मार्च को सबके यहाँ थोड़ा ना जा सकते हैं, 31 मार्च से पहले चले जाओ। अब आप क्या कहोगे सर, ये क्या हुआ सर, आपने स्टॉक टेकिंग मतलब फिजिकल काउंटिंग, अर्ली स्टॉक टेकिंग, इसको क्या नाम देंगे बेटे हम लोग, अर्ली स्टॉक टेकिंग, कि सर जल्दी स्टॉक काउंटिंग करा दिया। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर, लेकिन चाहिए तो 31 मार्च का। बेटे सपोज करो यहाँ पे है 31 मार्च की डेट, बैलेंस शीट वाली डेट, और यहाँ पर जो डेट है वो है बेटे 20 मार्च। क्या है बेटा, 20 मार्च, 11 दिन बाद का स्टॉक चाहिए, और मैं 20 मार्च का स्टॉक लिए बैठा हूं। समझे, अब सोचो जरा यहाँ पे क्या होगा, मैं कैसे निकालूंगा, हमें बैलेंस शीट की डेट में चाहिए, होगा क्या, हम यहां पर जाकर के फिजिकल काउंटिंग, फिजिकल काउंटिंग यानी कि स्टॉक टेकिंग करने की। अब बेटे यहाँ का तो हमें स्टॉक पता चल गया कि नहीं पता चल गया, बताओ, 20 मार्च का तो हमें पता चल गया, और हमें चाहिए कौन सा, 31 मार्च का। बेटे यहां इससे बीच में कोई परचेज अगर हुई होगी तो क्या करेंगे भाई, उतनी क्वांटिटी जोड़ देंगे, उतनी क्वांटिटी उतनी कॉस्ट उसकी जोड़ देंगे। कितनी बड़ी बात है, 11 दिन में क्या हवाई जहाज खरीद लेगा क्या, 11 दिन में जितने भी वो परचेज करेगा। हम क्या करेंगे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे एक बार स्टॉक काउंटिंग करें, अपने ऑफिस में बैठे बैठे हम कहेंगे भैया बिल ले आ, क्योंकि उसकी जीएसटी की रिटर्न भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसकी उसकी जो बिल बुक होगी, उस बिल बुक से पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी यहां से लेके यहां तक की उसने खरीदी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ बेटे। अगर यहाँ पर मान लिया यहाँ पर थी बेटे 1000 क्वांटिटी थी लेट सपोज, और उसने यहाँ पर जो इधर खरीदी वो खरीदी बेटे 1500 क्वांटिटी उसने यहाँ पे खरीद ली 31 मार्च और 10 मार्च के, ये 20 मार्च के बीच में, सॉरी 20 मार्च और बेटे 31 मार्च के बीच में मान लिया उसने खरीद ली थी कितनी, 1500 क्वांटिटी खरीद ली, और बेची नहीं एक भी।
तो क्या हमें पता नहीं चल जाएगा 31 मार्च को कितने का स्टॉक होगा? बोलो, पता चल जाएगा ना, कितनी क्वांटिटी स्टॉक में रही होंगी? कोई बता सकता है मेरे को? बताओ बेटे। 2500 है जी, 2500 2500। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और अगर मान लिया इस बीच में इन्होंने यहाँ पर क्या किया, सोल्ड, मान लिया बेटे क्वांटिटी बेच भी दी, 800 क्वांटिटी इन्होंने बेच दी, तो बताओ बेटे कितनी क्वांटिटी यहाँ पर स्टॉक में हमें देखने को मिलेगी? 1700 वेरी गुड। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटे? अर्ली स्टॉक टेकिंग। हमें 31 मार्च की कोस्ट निकालनी है, वहां पर जो क्वांटिटी होगी उनकी। लेकिन सबके पास जाने के लिए एक ही डेट पर हमारे पास में कोई 10-10 शरीर नहीं है, एक ही शरीर से काम चलाना है। मतलब एक ही साथ में हम 10 जगह तो हो नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या है, कुछ क्लाइंट जिनके यहाँ ट्रांजैक्शन कम होती है उनके हम पहले हो जाएंगे, और कुछ क्लाइंट जिनके यहाँ पर ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है उनके यहाँ पर 31 मार्च को हो जाएंगे। और यहाँ पर बीच की जो डेट है, बीच की जो ट्रांजैक्शन है, उनको हम एड बैक कर लेंगे और पहुंच जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक पे। बेटे बात समझ में आ गई? सब बच्चों को बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ जी। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछो, वरना फिर मैं अगले पॉइंट पे बढ़ता हूँ। सर मैं कह रहा हूँ जब स्टॉक की काउंटिंग होती होगी तो फर्म को सेल या परचेज थोड़ी करते हो उस दिन? नहीं करते हैं, करते हैं, करते हैं। तो सर को ये जो काउंटिंग होती है सुबह को होती है रात को होती है उस पे? शाम को, शाम को इसीलिए तो होती है, जब क्लोज हो जाता है बस भाई, सेल क्लोज, खत्म, डन, अब काउंटिंग शुरू करो। रात को 12 बज जाते हैं स्टॉक काउंट करते करते, क्योंकि देखो शाम को 5-6 बजे तो जैसे ही सेल काउंटर बंद हुआ और आप लोग शुरू हो गए काउंटिंग करने के लिए, रात को 12-12 बज जाते हैं प्लांट। सर हाँ बेटा। सर लेबर ही तो काउंट करती होगी। क्या बेटा? लेबर ही तो काउंट करती होगी। नहीं बेटे, वाह 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 वाह, फिर तो लेबर ही ऑडिट कर देगी। बेटे हम काउंट करते हैं, हमें काउंट करना होता है और फिर अपने बॉस को बताना होता है कि बॉस वहां पर इतनी क्वांटिटी डली हुई है और पड़ी हुई है इन्वेंट्री में, आप साइन कर दो। तो हाँ सर ये दुकानदार के रजिस्टर में नहीं रहता क्या उसने कितनी खरीदी और कितनी बेची? बिल्कुल सही कह रहे हो, उस रजिस्टर से हम फिजिकल काउंटिंग करते हैं। ये थोड़ा ना कि बस ऐसे चलो काउंट करो, नहीं, फिजिकल काउंटिंग हमेशा स्टॉक उससे होती है। आप कभी अगर देखोगे, सोच के देखो जरा, आप अगर कभी किसी मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो आप जैसे दवाई का पर्चा दिखाते हो तो कई बार पता क्या होता है, आप देखो जरा, वो क्या करता है, वो फटाफट से कंप्यूटर में देख के बताता है, हाँ हमारे पास है जी दवाई है। क्यों बताता है? बताओ कैसे बताता है? बेटे वो फिजिकल और बुक्स में, दोनों में साथ साथ वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। इसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं बोलो? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मतलब लगातार इन्वेंट्री को मेंटेन करने वाला सिस्टम। वो भी आपको पढ़ना है। मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था बात, लेकिन आ गई तो कोई बात नहीं, आ गई तो बात पूरी होनी चाहिए। फिजिकल जो स्टॉक होता है वो बुक से मैच करना ही हमारा यहाँ पर काम होता है कि बुक्स में जो है वो फिजिकल है या नहीं है। अगर वो बुक से मैच नहीं है तो हम उस चीज को अपने यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? पक्का? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बेटा जो फिजिकल काउंटिंग होती है उसको बोलते हैं स्टॉक टेकिंग। अब वो फिजिकल काउंटिंग हम पहले करें तो हम क्या करेंगे, ये जो 31 मार्च तक की डेट की बीच की जो बातें हैं उनको हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर देंगे। जैसे बीच की परचेज हमने जोड़ दिया, बीच की जो सेल वाली क्वांटिटी है उनको हटा दिया, तो बच गई हमारी 31 मार्च की क्वांटिटी। सीधी सी बात है। बात ओके है? बोलो जल्दी से बताओ। नहीं बता रहे जी। महक, अंटू, वरुण, आर्यन, सार्थक, सृष्टि, रितिका, रीतू ओके है। चलो जी, सबने पीले अंगूठे दे दिए, दे दनादन, यानी कि मामला फिट है। चलो जी बेटे, पता है उनको, पता है किनको पता है? उनको पता है कि हमने भी आर्टिकलशिप की थी, क्योंकि सीए ने भी आर्टिकलशिप की थी, तो उनको पता है कि किस तरह की नालायकी आर्टिकलशिप में की जाती है, काम चोरी की जाती है।
हम भी करते थे, हमारे बॉस ने भी की होगी, मेरे भी जो आर्टिकल रहे थे पिछले साल तक। तो अभी तो खैर मैं इस टाइम पे आर्टिकलशिप नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं फिलहाल जब पढ़ाता हूँ तो उस टाइम ऑडिट नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ, मैंने पिछले साल आर्टिकल को ना बैंक ऑडिट पे भेज रखा था दिल्ली में। अब भेजा तो नालायक ऑडिट पे, वो कुछ नहीं, 12 बजे पता चला कि वो आनंद विहार घूम रहा है, पैसिफिक मॉल। अब मेरे को तो पता चल गया था, तो मैंने कहा और भाई कहाँ जा रहा है, कौन सी मूवी देख रहा है सर? अबे मैं ऑडिट करता हूँ, मैंने कहा। और मैंने भी आर्टिकलशिप की थी, फिर वो हंसने लगा, हा 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 सर। मैंने कहा चुपचाप से कल टाइम से ऑडिट पे चले जाइए, और मुझे पता है ऑडिट कैसे करते हो तुम लोग। तो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बेटे, क्योंकि ये सारी चीजें ना टोटली हमारे मतलब टोटली हमारा मैनुअल जो सिस्टम रहता है वहां पर ये काम होते होते। तो कई बार क्या होता है, हम 31 मार्च से पहले कई जगह पर ऑडिट नहीं कर पाते, वहां पर फिजिकल काउंटिंग नहीं कर पाते, हम ना लेट हो जाते। तो सीए कहता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ा ना सीए बने, उनको भी बहुत मेहनत करके वो बने। दूसरा भी एक सिस्टम है यहाँ पर, क्या है सर? कि भाई दूसरा सिस्टम है, बताओ हमें कौन सी डेट का स्टॉक चाहिए, जल्दी बोलो सारे बच्चे बोलो, हमें कौन सी डेट का स्टॉक चाहिए? बैलेंस शीट वाली डेट का। कौन सी डेट है ये? 31 31 मार्च। मार्च। बेटे कई बार क्या होता है, अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, बैलेंस शीट को रिटर्न की डेट तक हमें एकदम सही कर लेना होता है, कहीं करेक्शन हो तो उसको कर लेना होता है, साइन करा लेना होता है। तो ये जो आगे की डेट है, अगला भी तो साल है, एक ईयर है, एक ईयर है, एक साल है। बेटे कई बार क्या होता है, लेट हो जाते हैं चेकिंग करने में, लेट स्टॉक टेकिंग भी एक चीज है। बेटे मान लिया ये है हमारी रिटर्न ऑफ इनकम की डेट, जिस टाइम पर ये बैलेंस शीट साइन होके रिटर्न के साथ में अटैच करके इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड की जाती है, उससे पहले पहले हमारे पास में बैलेंस शीट होनी चाहिए ना, साइन कर की हुई, बिल्कुल होनी चाहिए जी। और बैलेंस शीट का मतलब बैलेंस शीट की सारी चीजें भी अप्रूव होनी चाहिए, प्रॉपर ऑडिटेड होनी चाहिए। अब उसमें 31 मार्च की कोई कसम नहीं खा रखी होती कि 31 मार्च को ही बैलेंस शीट फाइनल हो। 31 मार्च एज ऑन डेट बननी चाहिए, मेन ये है 31 मार्च तक का हिसाब किताब उसमें होना चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है बेटा, यहाँ पर जब हम लेट स्टॉक टेकिंग करेंगे, मान लिया ये डेट है बेटे, मान लिया ये है बेटा 15 अप्रैल, लेट सपोज मान लिया 15 दिन लेट हो गए हम लोग स्टॉक काउंट करने में, 15 अप्रैल, और बैलेंस शीट में हमें स्टॉक कौन सा चाहिए? 31 मार्च का, है ना? तो वो स्टॉक हमें चाहिए, कैसे निकालेंगे जी, ऑडिट कैसे करेंगे जी? भाई यहाँ का तो हमें फिजिकली काउंट कर रखा है कि नहीं कर रखा है? फिजिकल काउंटेड, फिजिकल काउंटिंग, यानी कि स्टॉक टेकिंग, लेट स्टॉक टेकिंग एक चीज होती है। बेटे कोई बताएगा, अगर मुझे यहाँ के स्टॉक को ढूंढना हो तो मुझे कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए? सर जो 15 अप्रैल तक आपने स्टॉक को फिजिकली काउंट किया है, उसमें से माइनस कर देंगे 1 से 15 अप्रैल तक की परचेज को, वेरी तो हम गुड। 31 यहाँ मार्च के से स्टॉक पे आ जाए। यहाँ तक जो भी हमने माल खरीदा है, परचेज कर रखा है, उसे जोड़ने के बाद में ही तो पहुंचे होंगे ना इस स्टॉक पर। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर है 1800 रुपए का, 1800 क्वांटिटी का स्टॉक यहाँ पर फिजिकल काउंटिंग पे पता चला, और हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो है ना 600 की परचेज थी, तो बताओ बेटे यहाँ पर कितने का स्टॉक रहा होगा? बैलेंस शीट पे कोई सेल नहीं हुई, सपोज करो। रितु कह रही सर मेरे से तो पूछते हैं, मेरे को बताओ, बोलो रितु कितने का स्टॉक रहा होगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट डेट पर? अनम्यूट करो, बोलो बेटा। 1200। वेरी गुड भाई, 600 खरीदा तब जाके 1800 हुआ, तो ये कितने का रहा होगा? इसका मतलब बैलेंस शीट डेट पर 1200। शाबाश, वेरी गुड। और अगर मैं ये कहूं यहां पर बेटे बिक भी गया था, सोल्ड भी था बीच में ही 300 का, रितु बताओ कितने का रहा होगा? रितिका, चलो रितिका बताएगी, रितिका बोलो कितने का स्टॉक रहा होगा इसका मतलब बैलेंस शीट डेट पर?
सर 1500। 1500 का। सब बच्चे समझ रहे हैं इस बात को? बेटे 1800 तब था जब 300 घटा चुके थे, यानी कि टोटल स्टॉक हो गया था 2100 का। उसमें से 600 अभी ताजी ताजी परचेज की बात है ना? तो इसका मतलब पहले कितना रहा होगा? 1500 क्वांटिटी का स्टॉक रहा होगा। बेटे इसका नाम पता क्या होता है? इसका नाम होता है लेट स्टॉक काउंट करना, लेट स्टॉक टेकिंग। लेट स्टॉक टेकिंग क्या है बेटा? लेट स्टॉक टेकिंग। आइए जरा एक नोट लिखा के मैं क्लास को ओवर करता हूं। हमारी जो बैलेंस शीट की डेट में स्टॉक आएगा वो हमारा कौन सा आएगा जी? आओ बेटा एक नोट डालो, नोट। एज एट बैलेंस शीट डेट, इन बैलेंस शीट जो स्टॉक शो किया जाता है वो कौन सा होता है? जिस पर हमारी ओनरशिप होती है। जिस पर हमारी ओनरशिप होती है। ओनरशिप कैसे होती है जी? जब वो बिल हमारे नाम में होता है। क्या फिजिकली वो स्टॉक वहां पे होना जरूरी है? आंसर इज नो। अगला नोट डालो। फिजिकली हो ना हो, ओनरशिप इज मस्ट। ओनरशिप मस्ट है भाई। इतनी बात समझ में आ गई क्या? सृष्टि सो गई, सृष्टि सो गई, महक भी सो गई, महक भी सो गई। सर एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटे बैलेंस शीट डेट पर जिस स्टॉक की ओनरशिप हमारी हो वही तो हमारी बैलेंस शीट में आएगा बच्चों। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि बैलेंस शीट में आने के लिए ओनरशिप मस्ट है। ओनरशिप मतलब कैसे होगी? बिल हमारे नाम में होना जरूरी है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये जो अभी तक हमने बात की बेटा ये सारी की सारी रिवाइज होनी चाहिए। अगली क्लास में हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, चलिए फिर मैं क्लास ओवर करूं। सर हाँ जी, सर कल से क्या प्लान है क्लासेस का फिर? मैं बताता हूँ, एक मिनट। एक बार मैं रिकॉर्डिंग के हिसाब से ओवर कर लूं। तो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी।